हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो जेईई मेंस में और एडवांस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सिंपल क्वेश्चंस है वो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जब हम दो लिक्विड्स L और M को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हमने एक प्लॉट बनाया है। प्लॉट किसके बीच में बनाया है? L के वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन ऑफ M के बीच में। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लॉट में क्या बताया है उसने, क्या हम प्लॉट के थ्रू पता लगा सकते हैं, फिर हम स्टेटमेंट में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ L, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ M। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखो, जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ M डिक्रीज हो रहा है, और हम इस डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ M इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ M क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ M है यहाँ पे 1। ठीक है, अब सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है, L भी प्रेजेंट है और M भी प्रेजेंट है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ M 1 है, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ L क्या है यहाँ पे 0। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ M क्या है? 0, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ L क्या होगा? 1। यानी कि इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? L प्रेजेंट है, और इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ M प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ M क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये कर्व हमने बनाया है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन ऑफ M रिप्रेजेंट किया है, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ L रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखो इस कर्व को अगर हम देखें तो जब हम वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का कर्व बनाते हैं तो अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। लेकिन जब ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये जो आइडियल सॉल्यूशन का कर्व है इससे ऊपर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन हो रही है सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखो मतलब कि ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है L और M को मिक्स करके, वो कैसा सॉल्यूशन है? ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विद पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है? पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है कि जो हमने रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया, ये कर्व जो ऊपर है, मतलब कि जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो प्योर वाले से, जो प्योर L और प्योर M हमने लिया था उससे ज्यादा था। ठीक है, मतलब कि जो हमने रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया उसका वेपर प्रेशर जो है प्योर L और प्योर M से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर तो तब ज्यादा होगा ना जब उनके बीच में जब जो नए फोर्सेस बने हैं वो फोर्सेस कैसे होंगे? वीक होंगे। अब वीक फोर्सेस होंगे तभी तो वो ज्यादा वेपर्स बनाएगा और तभी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया था हमने L और M, जो LL के अंदर फोर्सेस थे और जो MM के अंदर फोर्सेस थे वो बहुत ज्यादा थे, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन जब हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस टूट गए और अब उनके बीच में जो नए फोर्सेस बन रहे हैं वो वीक बन रहे हैं, और वीक बनेंगे तभी उनके ज्यादा वेपर्स बनेंगे और तभी उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब इस ग्राफ से हम क्या पता लगा रहे हैं कि जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उनमें जो नए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अब बने हैं वो फोर्सेस कैसे है? वीक है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी स्टेटमेंट्स पे कि स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 में वो बोल रहा है कि जो पॉइंट Z है, मतलब कि जो ये पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये Z पे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ M क्या था? 0, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ L क्या था? 1 था। मतलब कि मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ L प्रेजेंट है। तो इस पे जो ये पॉइंट Z होगा जो वेपर प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट किया है, ये तो सिर्फ और सिर्फ प्योर L का वेपर प्रेशर होगा। लेकिन स्टेटमेंट में तो वो बोल रहा है कि प्योर M का है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस होगी LL की और MM की प्योर लिक्विड में, वो स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू LM जब उन दोनों को मिक्स करेंगे। तो हमने अभी बताया कि जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? ज्यादा है ग्राफ से देख के, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। मतलब जो ओरिजिनल LL और MM था उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे। और यही ये स्टेटमेंट बोल रही है। मतलब ये स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट है? ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि जो पॉइंट Z है वो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड M का रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड रॉल्स लॉ इज ओबेड व्हेन प्योर मोल फ्रैक्शन L टेंड्स टू 0।
ठीक है, मतलब कि ये भी यही बोल रहा है कि प्योर लिक्विड m का रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अभी हमने बताया कि ये प्योर लिक्विड l का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि जो पॉइंट z है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड l, ठीक है, और ये रॉल्स लॉ कब ओबे करेगा, व्हेन xl टेंड्स टू 1, तो ये प्योर लिक्विड l को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रॉल्स लॉ तभी ओबे होगा जब xl जो होगा वो, मतलब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ l है वो 1 को अप्रोच करेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट बी है और स्टेटमेंट डी है ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन 2017 जेईई एडवांस में पूछा गया था, सिर्फ रॉल्स लॉ पे बेस्ड और जो हमारे ग्राफ होते हैं उस पे बेस्ड, इनमें से हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है, ये क्वेश्चन 2019 मेंस 9 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो लिक्विड m और n है ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और हमें बोला है कि जो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड l m और n का वो है 450 और 700, मतलब कि जो pm नॉट है वो कितना है 450 और जो pn नॉट है वो कितना है 700, ठीक है। अब हमें बताना है, अब ये मतलब जो काई m है वो क्या है, सॉल्यूशन में m का मोल फ्रैक्शन कितना है, काई n है, जो n का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना है, और ym और yn रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो करेक्ट रिलेशन है। अब देखो pm नॉट क्या है 450 mm ऑफ Hg और pn नॉट क्या है 700 mm ऑफ Hg, मतलब कि जो n का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है। अब n का वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब n के वेपर ज्यादा फॉर्म होंगे, मतलब जो वेपर फेज में n की कंपोजिशन होगी वो m से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। वेपर प्रेशर तभी ज्यादा होगा ना जब n के ज्यादा वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहे होंगे, मतलब कि वेपर फॉर्म हो रहे होंगे, मतलब जो n है उसकी कंपोजिशन वेपर फेज में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉल्यूशन फेज। क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में n का, ठीक है, और जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन फेज में वो उससे ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे देखो इसका वेपर प्रेशर कम है, मतलब इसके वेपर्स कम बनेंगे, तो यानी कि जो मोल फ्रैक्शन होगा अब सॉल्यूशन में इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो काई m होगा, मतलब जो m का जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में होगा वो ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ n इन वेपर फेज यानी कि ym से, ठीक है। तो ये कैसे पता लगाया हमने, देखो इसका क्या था, वेपर प्रेशर ज्यादा था, n का वेपर प्रेशर ज्यादा था, मतलब कि जो वेपर फेज में इसकी कंपोजिशन होगी वो ज्यादा होगी सॉल्यूशन फेज की कंपैरिजन में। इसका वेपर प्रेशर कम था, मतलब कि इसके जो सॉल्यूशन फेज में कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेपर फेज में। तो दोनों को हमने लिख दिया। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लिख सकते हैं yn काई m इज ग्रेटर देन काई n ym, ठीक है। अब क्या करो, रीअरेंज कर दो। तो रीअरेंज करने पर क्या बनेगा, yn बाय ym इज ग्रेटर देन काई n बाय काई m। अब अगर अपने ऑप्शंस में देखें हम लोग, तो ऑप्शंस में देखो ये क्या है yn बाय ym, अगर इसको रिवर्स करते तो भी सेम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, रिवर्स करने पर बन जाएगा ym बाय yn इज लेस देन काई m बाय काई n, ठीक है। तो अगर अपने ऑप्शंस में देखें हम तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो प्योर लिक्विड्स ए और बी है उन दोनों का वेपर प्रेशर है 400 और 600 mm ऑफ Hg, मतलब कि क्या गिवन है, एक हमारे पास गिवन है PA नॉट 400 और PB नॉट 600, ठीक है। हमने क्या किया, अब दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, ठीक है, और बोला कि जो इनिशियल वॉल्यूम का सम है वो ही फाइनल वॉल्यूम के इक्वल है। इससे क्या पता लग रहा है कि जो हमारा सॉल्यूशन बना वो कैसा बना, आइडियल सॉल्यूशन बना, ठीक है। और हमें बोला है कि जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड बी का वो कितना है 0.5, यानी कि क्या गिवन है, काई बी गिवन है हमें 0.5, ठीक है। और हमें बोला कि जो हमें बताना है कि जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, और जो दोनों कंपोनेंट्स है ए और बी इनकी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शंस क्या होगी, ठीक है। मतलब हमें वेपर फेज में इनकी कंपोजिशन बतानी है ए और बी की। अब देखो काई बी 0.5 है,
दो ही कंपोनेंट्स है ए और बी, तो टोटल मोल फ्रैक्शन तो 1 ही होता है। तो यानी कि जो काई ए है वो क्या होगा 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5। तो काई ए पता है, काई भी पता है, ठीक है। अब देखो दोनों को मिक्स करने पर जो फाइनल वॉल्यूम था वो इनिशियल वॉल्यूम के सम के इक्वल था, मतलब आइडियल सॉल्यूशन था। आइडियल सॉल्यूशन है तो मतलब रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर हम लिख सकते हैं पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी, ठीक है। अब हमें काई ए पता है, काई बी पता है, पी ए नॉट पता है, पी बी नॉट पता है, तो हम टोटल जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए नॉट कितना है 400 और काई ए कितना है 0.5 प्लस पी बी नॉट कितना है 600 और काई बी कितना है 0.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 200 और ये आएगा 300, तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा 500 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या बताना है, हमने फाइनल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या बताना है कि जो कंपोनेंट्स ए और बी प्रेजेंट है इनका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना होगा। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं YA और YB से, ठीक है। अब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हम कैसे बताते हैं, ये होता है कि जो पार्शियल प्रेशर है ए का डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, और बी का क्या होगा जो पार्शियल प्रेशर है बी का डिवाइडेड बाय फाइनल सॉल्यूशन का जो हमारा वेपर प्रेशर होगा। तो पीए कितना है, पीए होगा पीए नॉट काई ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर कितना है 500। अब पीए नॉट कितना है, पीए नॉट है 400, ठीक है। और यहाँ पे काई ए कितना था 0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 500। और उसके बाद जो पीबी है वो पीबी नॉट कितना है 600 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 400 इंटू 0.5 तो कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 500, यानी कि ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। और ये आएगा 0.6, या फिर सिंपल YA प्लस YB 1 होता है तो YA आ गया तो YB हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनकी कंपोजिशन भी निकाल लिया वेपर फेज में। तो अगर अपने ऑप्शंस में देखें हम तो टोटल प्रेशर कितना था 500, तो 500 0.4 एंड 0.6 जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि जो लिक्विड ए और बी है दोनों आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, टेम्परेचर टी पे जो उनका इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि दो लिक्विड जो आपस में कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, ठीक है। अब इक्विमोलर सॉल्यूशन है, इक्विमोलर का क्या मतलब है कि इन दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है वो बी के इक्वल होंगे, तो यानी कि काई ए और काई बी कितना होगा 0.5, ठीक है। इक्विमोलर का यही मतलब है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला कि जो टेम्परेचर टी पे जो इक्विमोलर सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर है 45, ठीक है। मतलब कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना है 45। अब हमने क्या किया, उसी टेम्परेचर पे एक नया सॉल्यूशन बनाया ए और बी का। अब जो मोल फ्रैक्शन था वो काई ए और काई बी था, और अब जो उन्होंने वेपर प्रेशर देखा वो आया 22.5 टोर। हमें बताना है कि काई ए और काई बी की, काई ए बाय काई बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियली था मोल फ्रैक्शन पता है, लेकिन हमें प्योर ए और प्योर बी का वेपर प्रेशर नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज हमें गिवन है कि जो प्योर लिक्विड ए है उसका वेपर प्रेशर है 20 टोर, ठीक है। तो जो हमारे पास गिवन है उससे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास काई ए बाय काई ए और काई बी गिवन है, ठीक है। और इनिशियली जो वेपर प्रेशर है वो कितना गिवन है 45, तो रॉल्स लॉ लगाते हैं। टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी, ठीक है। और जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कितना है 45 टोर, ठीक है। पी ए नॉट हमारे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में 20 टोर, ये हम बाद में पुट करेंगे। काई ए और काई बी सेम है, काई और काई बी कितना है 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, ठीक है। यहां से पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट कितना आ जाएगा 90, ठीक है। अब पी ए नॉट पता है कितना गिवन है 20 टोर, तो पी ए नॉट कितना हो जाएगा 20, तो पी बी नॉट कितना हो जाएगा, इधर ले जाएंगे इसको माइनस कर देंगे, पी बी नॉट हो जाएगा 70। तो पी ए नॉट पता लग गया हमें, पी बी नॉट पता लग गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, उसमें हमें काई ए बाय काई बी निकालना है। तो ना तो हमें काई ए पता है ना हमें काई बी पता है, लेकिन हमें टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो पता है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे अब फिर से, तो टोटल प्रेशर है वो कितना है 22.5 टोर। ये किसके इक्वल होगा, पी ए नॉट का ई। अब पी ए नॉट कितना है 20, तो 20 इंटू काई ए प्लस पी बी नॉट कितना है 70, 70 इंटू काई बी। अब काई बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस काई ए, ठीक है, 1 माइनस काई ए। तो इधर से जब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो क्या बनेगा 22.5 इज इक्वल टू 20 काई ए प्लस 70 माइनस 70 काई ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा 22.5 इज इक्वल टू 70 माइनस 50 काई ए। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो काई ए की वैल्यू आएगी 0.95, ठीक है। अब काई ए आ गया, काई बी क्या होगा 1 माइनस काई ए। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो काई बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.95 यानी कि 0.05। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताना था काई ए बाय काई बी, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं 0.95 डिवाइड बाय 0.05, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोनों को डिवाइड करने पर 19। तो काई ए बाय काई बी की वैल्यू आएगी 19। तो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ वैल्यूज गिवन थी और कुछ नहीं गिवन थी। तो जो नहीं गिवन थी पहले हमने गिवन कंडीशन से वो निकाली और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर निकाला। यही सिंपल क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2019 मेंस 11 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है डाइल्यूटेड मिल्क सैंपल का, हमने एक मिल्क सैंपल लिया, उसको डाइल्यूट कर दिया और उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकाला, वो आया -0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अगर हम प्योर मिल्क हमने लिया, उसको डाइल्यूट किए बिना, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आया -0.5 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछ रहा है कि हम उसमें उस प्योर मिल्क में कितना वाटर ऐड करें कि वो डाइल्यूटेड सैंपल बन जाए, ठीक है। हमें बताना है कि उस प्योर मिल्क में हम कितना डाइल्यूशन करें, कितना वाटर ऐड करें कि वो डाइल्यूटेड सैंपल बन जाए। तो जो कंडीशंस गिवन है उससे देख लेते हैं। देखो अब हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं डाइल्यूटेड सैंपल की, ठीक है। तो डाइल्यूटेड सैंपल का हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है -0.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा 0 माइनस -0.2, यानी कि डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। और के एफ को हम एज इट इज लिख लेते हैं इनटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होगी, जो हमारे पास डाइल्यूटेड जो मिल्क का मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय जो डाइल्यूटेड सैंपल में हम लोग क्या ले रहे हैं, वाटर का मास ले रहे हैं, ठीक है। वाटर का मास ले रहे हैं हम, जो सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं प्योर मिल्क की, तो प्योर मिल्क के केस में अब डेल्टा टीएफ क्या होगा, -0.5 था फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा 0 माइनस -0.5 यानी कि 0.5 विच इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू, जितना मास मिल्क का मास होगा डिवाइडेड बाय जितना मोलर मास होगा मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा 2/5, के एफ और के एफ कैंसिल, ये मासेस कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या आ जाएगा वेट ऑफ प्योर, जब हमने प्योर मिल्क में जो हमने मास लिया होगा वाटर का, और जो हमने डाइल्यूटेड सैंपल में मास लिया होगा। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था कि हम प्योर मिल्क में कितना वाटर ऐड करें कि वो डाइल्यूटेड सैंपल के जितना फ्रीजिंग पॉइंट दे, ठीक है। तो यहाँ पे प्योर में कितना था 2 और डाइल्यूट में कितना था 5, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, प्योर मिल्क में 3 कप्स, अगर हम 3 और वाटर ऐड कर दे तो ये इतना देगा फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि अगर अपने ऑप्शंस में देखें हम, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बोला है कि 2 कप्स ऑफ वाटर टू 3 कप्स ऑफ प्योर मिल्क, और इसमें बोला है 1 कप्स ऑफ वाटर टू 3 कप्स ऑफ प्योर मिल्क, तो ये तो इनकरेक्ट है। इसमें बोला है 3 कप्स ऑफ वाटर टू 2 कप्स ऑफ प्योर मिल्क, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्योर में 2 था और डाइल्यूटेड में कितना था 5, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 में 3 ऐड करना पड़ेगा तभी ये 5 आएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें क्या प्रेजेंट है 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है, ठीक है, और 250 ग्राम वाटर है, उसको हमने कूल किया है -10 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। जो हमारे पास वाटर है उसका केएफ गिवन है, हमें बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेट होगा आइस की फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें लगेगा, क्या कि जब हम किसी सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्रेजेंट है,
ठीक है, जो हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है और उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। जब हम इसको फ्रीज करेंगे ना, जब हम इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जो हमारा सॉल्यूट होता है वो एज इट इज रहता है। सॉल्यूट कभी भी, मतलब जो हमारा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो एज इट इज रहेगा, वो कभी भी फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। और जो फ्रीज होगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे हमने जो सॉल्यूट लिया था, सॉल्यूट कितना लिया था? 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये जो 62 ग्राम है ये अभी भी इतना ही रहेगा, ठीक है। सॉल्वेंट हमने कितना लिया था? 250 ग्राम, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, इसको -10 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया ना, तो अब क्या होगा? कुछ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। मतलब कि अब ये जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? मास ऑफ रिमेनिंग सॉल्वेंट, क्योंकि कुछ तो फ्रीज हो जाएगा और जितना फ्रीज हुआ है हमें वही कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मतलब अब जो हम देखेंगे, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे उससे हमारे पास क्या आएगा? जो रिमेनिंग सॉल्वेंट है वाटर का, जो फ्रीज नहीं हुआ है वो आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाए डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा? 0 -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा टीएफ हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हमारे पास केएफ कितना गिवन है? 1.86 मल्टीप्लाइड बाय, हमने सॉल्यूट का मास कितना लिया है? 62, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ये, इसका मोलर मास भी कितना होता है? 62, और मास ऑफ सॉल्वेंट, अब यहां से जो मास ऑफ सॉल्वेंट जो रिमेनिंग है वो आएगा, यानी कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट रिमेनिंग है वो आ जाएगा, इंटू 1000 कर देते हैं ताकि ये किस में आएगा? ग्राम्स में आएगा, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो रिमेनिंग मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, जो अब सेपरेट नहीं हुआ है, जो फ्रीज नहीं हुआ है। यानी कि इससे जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 186 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 186 ग्राम, ठीक है। अब देखो पहले कितना था? 250 ग्राम। जब हमने उसको कूल कर दिया, अब जो बचा हुआ मास आया है, जो फ्रीज नहीं हुआ है, वो कितना है? 186 ग्राम। हमें क्या बताना था कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेट हुआ है एज आइस, मतलब कितना सॉल्वेंट फ्रीज हुआ है, यानी कि 250 माइनस 186, उतना ही तो फ्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो जब इसको माइनस करेंगे 250 माइनस 186, तो कितना वाटर सेपरेट हुआ है एज आइस? 64 ग्राम। तो अगर अपने ऑप्शंस पे देखें हम, तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि कभी भी सॉल्यूट, जो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, वो फ्रीज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। मास सिर्फ किसका चेंज होगा? जो हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है। और हमने क्या किया? जितना हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके जो रिमेनिंग मास था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद पता लग गया हमें कि कितना अमाउंट सेपरेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है, ये क्वेश्चन 2017 जेईई मेंस में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है बेंजीन का, वो 0.45 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो जाता है जब हम 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड ऐड करते हैं 20 ग्राम बेंजीन में, ठीक है। हमने क्या किया? 0.2 ग्राम बेंजीन, 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड लिया और उसको हमने 20 ग्राम बेंजीन में ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है? जो एसिटिक एसिड होता है उसकी बेंजीन में एसोसिएशन हो जाती है, मतलब कि वो एसोसिएट कर लेता है और वो डाइमर बना लेता है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के क्या करते हैं? बेंजीन में डाइमराइज कर लेते हैं। क्यों डाइमराइज करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो मतलब दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ने डाइमराइज कर लिया और एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। हमें बताना है कि परसेंटेज एसोसिएशन क्या होगी, मतलब कि कितना परसेंट एसिटिक एसिड उस सॉल्वेंट बेंजीन में एसोसिएट हुआ होगा, ठीक है। वही परसेंटेज एसोसिएशन हमें बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें वैन टॉप फैक्टर जो कि बताता है कि कितना, जो कि एसोसिएशन डिसोसिएशन से डील करता है, उसको डील करना पड़ेगा। आप कैसे? देखो, अब यहाँ पे हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम वैन टॉप फैक्टर कंसीडर करके चल रहे हैं तो वो जाएगी I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है? जितना डिक्रीज हुआ था वो गिवन है, यानी कि डेल्टा TF हमारे पास गिवन है 0.5, ठीक है। और हमारे पास KF भी गिवन है 5.12 इंटू I, ठीक है। वैन टॉप फैक्टर की अभी हम बात करते हैं, वही डील करेगा कि एसोसिएशन कितना होगा, ठीक है। और मोलैलिटी कितनी होगी? गिवन मास कितना लिया है हमने? 0.2 ग्राम, और एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है? 60, तो 60, और सॉल्वेंट कितना लिया है हमने? 20 ग्राम,
इंटू 1000, ठीक है। तो अब देखो, अब देखते हैं कि आई जो है परसेंटेज एसोसिएशन से कैसे रिलेट करेगा, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन से कैसे रिलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, डाइमराइज कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेट करते हैं कि जो इनिशियल मोल प्रेजेंट थे वो कितने थे, 1, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगी तो सपोज करते हैं कि इसका अल्फा अमाउंट जो है वो क्या होगा, डाइमराइज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 से 1 बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसका अल्फा गया है तो इसका कितना बनेगा, मतलब इसका अगर 1 अल्फा गया है तो ये कितना होगा, अल्फा बाय 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 मोल से 1 मोल जा रहा है, 2 से 1 बन रहा है, तो अगर इसका अल्फा गया है तो यहाँ पे कितना बनेगा, अल्फा बाय 2, ठीक है। अब हम वैन टॉ फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, वैन टॉ फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं कि जो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होंगे डिवाइडेड बाय जो इनिशियल मोल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो जब एसोसिएशन हो गई, अब उसके बाद टोटल मोल्स कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, यानी कि आई हम कैसे लिखेंगे, जितने टोटल मोल्स हमारे पास आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, अब एसोसिएशन के बाद कितने हुए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, यानी कि 1 माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स तो 1 ही थे, तो 1 माइनस अल्फा बाय 2, यही आई की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम क्या करते हैं, इस आई की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, 1 माइनस अल्फा बाय 2, तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अल्फा आ गया मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास आ गई तो हम परसेंटेज एसोसिएशन इजीली निकाल सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना पूरा, तो हमारे पास अल्फा आएगा 0.946, लेकिन हमें क्या चाहिए था, परसेंटेज एसोसिएशन, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एसोसिएशन आ जाएगा 94.6%। तो अगर अपने ऑप्शंस में देखें अब हम, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जिनमें हमें क्या करना होगा, बताना होगा कि कितना परसेंट एसोसिएट हो रहा है या कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैन टॉ फैक्टर निकालेंगे, उससे डील करेंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन आ जाएगा। फिर हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा परसेंटेज एसोसिएशन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2017 जेईई एडवांस में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो प्योर वाटर है वो 273 केल्विन और 1 बार पे फ्रीज करता है, ठीक है। हमने क्या किया, उसमें 34.5 ग्राम इथेनॉल ऐड किया, ठीक है, 500 ग्राम वाटर में, ठीक है। और जब हमने 34.5 ग्राम इथेनॉल डाला 500 वाटर में, तो उसने क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज कर दिया सॉल्यूशन का, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज ही होगा जब हम कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट गिवन है 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब हमें जो ये फिगर दी है ना, इसमें उन्होंने प्लॉट किया किसको, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर को, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो हमारे पास चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ये अलग अलग कर्व्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनमें से कौन सा कर्व जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये क्या बता रहे हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट हम किसको बोलते हैं, किस टेम्परेचर को बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कर्व्स में ना हमें क्या गिवन है, देखो अब जब भी हम कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो पहले प्योर वाटर था, फिर वाटर में हमने इथेनॉल ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, इन सभी ग्राफ्स में ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस चीज को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वेपर्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इन कर्व में क्या हो रहा है, इन दोनों कर्व में जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने पर तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना, तो ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल ही हो गए। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में से हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है, ये वाटर लिक्विड फॉर्म है। जब वेपर प्रेशर सॉलिड का लिक्विड के इक्वल होगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, मतलब ये 273 केल्विन इस प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और जब ये जो सॉल्यूशन का इसके इक्वल होगा सॉलिड के, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब कि यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना बोला है हमने, 270, ठीक है। और यहाँ पे कितना बोला है सॉल्यूशन का, 271, ठीक है। दोनों का सेम है, डिफरेंस किसमें है, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस है,
ठीक है, तो देख लेते हैं निकाल के, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूशन का वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो डाटा क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे डेल्टा टी एफ सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे के जो के एफ है वो कितना गिवन है, 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यानी कि 2 हो जाएगा के एफ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मोलालिटी क्या होगी कि जितना हमने सॉल्यूट का मास लिया है, कितना लिया है 34.5। ठीक है, और उसके बाद मोलर मास सॉल्यूट इथेनॉल का मोलर मास कितना होगा 46। ठीक है, इनटू में सॉल्वेंट का मास कितना है 500 ग्राम इनटू 1000। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो डेल्टा टी एफ आएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब देखो हमारे पास डेल्टा टी एफ क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, अब टी एफ नॉट कितना होता है, टी एफ नॉट होता है 0, सॉरी टी एफ नॉट अगर हम केल्विन में लेंगे तो कितना हो जाएगा 273 माइनस टी एफ, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो टी एफ आएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो कितना आएगा 270 केल्विन। ठीक है, अब इस कर्व में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 270 और यहाँ पे कितना था 271, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन बचा वो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा क्या था करेक्ट ऑप्शन था। तो उन्होंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके और साथ में जो कर्व्स है उनका ट्रेंड चेंज करके क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन 2017 जेईई एडवांस में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन थे, सिंपल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस हर कोई सॉल्व कर लेता है जिसमें आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चंस में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे डाउटनेट के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।